हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा और यहीं से हमने क्या देखा कि व्याकरण के 3 अंग हैं, जिसमें आपका वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो यहाँ पर दूसरा चैप्टर है आपका वर्ण विचार। तो देखिए, हमने इससे पहले भाषा क्या होती है, भाषा के कौन कौन से रूप हैं, इसके अलावा हमने लिपि क्या है और व्याकरण को भाषा में क्यों प्रयोग, व्याकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर ये चीजें हमने पढ़ ली और आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों से मिलकर आपके शब्द बनते हैं और शब्दों से आपके वाक्य बनते हैं और वाक्य मिला करके जो है भाषा बनाती है। तो इसी छोटी इकाई को हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं एक चूहा और खरगोश, यहाँ पर 2 शब्द हैं। यदि इन्हीं शब्दों को आप क्या करें, विच्छेदित करें, यानी इन शब्दों को आप तोड़ें, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, चू धन हा। ठीक है, अलग अलग आपने इसको तोड़ा, लेकिन ये भी फिर से टूटेगा। यहाँ पर चूहे को आप क्या लिखेंगे, देखिए वर्ण अभी पढ़ेंगे हम आगे। इसको भी हम चौहलंत के साथ धन उ धन ह और इस पर आ की मात्रा लगी है तो आ लिखेंगे। इसको भी हमने यहाँ पर इसका विच्छेद किया है। ऐसे ही खरगोश को भी करेंगे, आगे हमने इसमें वर्ण विच्छेद भी सीखना है। तो इन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े करना चाहें, यदि आप इन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है क्या, वर्ण। इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो भाषा की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसके आप क्या नहीं कर सकते, इसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसको कहा जाता है वर्ण। ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं, वर्ण। तो यहाँ पर देखिए वर्ण जो है, अब वर्णों को जब आप क्रमबद्ध रूप में लिखेंगे, एक समूह बनाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर इनको तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए हिंदी वर्णमाला में आपके यहाँ पर अभी लिखाऊंगी मैं आपको 52 वर्ण होते हैं। ठीक है ना, अब कौन कौन से वो वर्ण होंगे आगे हम इसको पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला में आपके कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण है। अब हिंदी वर्णमाला में आपको क्या आ जाता है, अ आ ई उ री ए आई ओ औ, और ये आपके क्या हैं, ठीक है, ये आपके स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में ये आपके क्या है, स्वर हैं। अब स्वर कितने हैं, इनको आप काउंट कीजिए, कितने स्वर हैं यहाँ पर, अ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हिंदी वर्णमाला को यहाँ पर 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं, एक हो गया आपके स्वर और दूसरा हो गया है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन, यहाँ पर 2 आपके हिंदी वर्णमाला के क्या हैं, 2 भाग हैं। ठीक है ना, तो ये वर्णों के भेद हैं। यहाँ पर आपके स्वर कितने हो गए हैं, स्वर देखिए आप, स्वर आपके हो गए हैं कितने, 11 स्वर। ठीक है, आगे हम व्यंजन की बात कर रहे हैं। व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन कितने हैं, ये स्वर हो गए हैं 11। व्यंजनों को भी आप यहाँ पर गिन लीजिए। ठीक है, तो कितने व्यंजन हैं, ये टोटल आपके 33 यहाँ पर व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए 33 व्यंजन हो गए। ठीक है, 4 यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। ठीक है, 11 स्वर हो गए, 33 आपके व्यंजन हो गए, यहाँ पर आप लिख लेंगे टोटल करके। स्वर आपके 11 हो गए, 33 आपके व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन आपके 4 हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके यहाँ पर 2 अयोगवाह है, अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं, अंग और अह।
अंग और अह को कहा जाता है अयोग वा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दो अतिरिक्त व्यंजन आपके होते हैं, अतिरिक्त व्यंजन में आपका क्या आ जाता है, ड़ और। ठीक है। तो ये आपके, यदि आप इनको टोटल करेंगे, संयुक्त व्यंजन में आपके क्या आते हैं, कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं संयुक्त में, इसमें आपका आ जाएगा, चलिए तो टोटल कितने हो गए हैं, 11 स्वर, 33 आपके व्यंजन हो गए हैं, 4 यहाँ पर आपके संयुक्त व्यंजन हो गए हैं, 2 आपके यहाँ पर, 2 अयोग वा और 2 ही आपके अतिरिक्त व्यंजन यहाँ पर हो गए। ठीक है। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका 44 और 4 48 और 4 आपका टोटल 52 यहाँ पर आपके क्या है, वर्ण है। ठीक है ना। तो इसको आप लिख लेंगे। अब व्यंजन कौन कौन से हैं, क ख ग घ, इसको कहा जाता है क वर्ग, क ख ग घ अंग, इसको क वर्ग कहा जाता है। च छ ज झ यो, इसको आप ट वर्ग कहते हैं। इसके अलावा ट वर्ग के बाद, च के बाद ट वर्ग आता है, फिर आपका त वर्ग, प वर्ग और अंतःस्थ इसको कहा जाता है, य र ल व और श। ये 3 जो श हैं ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो यहीं पर इनका वर्गीकरण भी किया गया है। इनको क वर्ग कहा जाता है, इनको च वर्ग कहा जाता है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग, प वर्ग और अंतःस्थ व्यंजन। इसके बाद ये जो आपके ऊष्म व्यंजन है, तो इन्हीं को यहाँ पर वर्गीकृत भी किया गया है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब हम स्वर और व्यंजन, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया। अब हम स्वर और व्यंजन, इनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इन वर्णों के भेद करेंगे। यहाँ पर देखिए वर्णों के हम यहाँ पर पहले भेद करेंगे, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे। उसको एक बार हम पढ़ने के बाद लास्ट में आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, जैसे ऊपर भी लिखा था, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या कितनी है, 11 है। ऊपर हम काउंट करके भी आपको बता चुके हैं कौन कौन से वो स्वर है। तो देखिए वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किनको कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से करते हैं, यानी कि उनको उच्चारित करने में आपकी जो वायु है वो कहीं भी मुंह में नहीं अटकती है, स्वतंत्र रूप से आप उनका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है। तो उनको स्वर कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं स्वर, स्वर आपने लिखा भी है ऊपर, अ से लेके और औ तक कौन कौन से स्वर हो जाएंगे। अ यहाँ पर आप लिख भी लीजिएगा, अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आप फिर से इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 आपके क्या हैं, स्वर हैं। ठीक है। अब स्वरों को भी यहाँ पर के 3 भेद हैं, स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको कहा जाता है ह्रस्व स्वर। ये संख्या में 4 हैं, अ, इ, उ, री। आप इनका उच्चारण जब करेंगे तो आप देखेंगे कि कम इनमें क्या लग रहा है, समय लग रहा है, अ, इ, उ, री। तो ये क्या है, आपके ह्रस्व स्वर है। इसके बाद दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय, देखिए दुगुना समय लिखिए, देखिए इनको छोटा ए, छोटा ओ ऐसा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है छोटा, क्योंकि उच्चारण में तो सेम है लेकिन जो समय अवधि है वो दुगुना लगती है। ठीक है ना। दीर्घ स्वरों का जब आप उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, किसमें, दीर्घ स्वर में। जैसे यहाँ पर ये भी 7 हैं, यहाँ पर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो ये 7 हैं दीर्घ स्वर। अब इसके बाद यहाँ पर तीसरा जो
स्वर का भेद है वो है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, यानी कि दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है और ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखिए, किसी को आप लंबा जो स्वर निकालते हैं उसमें आपका इस प्रकार का उच्चारण आता है, जैसे ओम आप कहते हैं तो ओम इस प्रकार से बोलते हैं, तो लंबा आपने एक स्वर निकाला, उच्चारण आपने एक लंबा स्वर निकाल करके किया, तो ऐसे स्वरों को आप क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। स्वरों के भेद लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने स्वरों के 3 भेद पढ़े, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण में किससे ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, और प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर से तिगुना समय या दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है जिनके उच्चारण में। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर आपके 4 हैं और दीर्घ स्वर आपके 7 हैं। इसके अलावा प्लुत स्वर क्या होता है? जिसको आप लंबा ओम करके इस प्रकार से आप उच्चारण निकाल रहे हैं, तो उससे तिगुना समय लगता है। किससे? ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। अब स्वरों के बारे में और हम यहाँ पर जानकारी देखते हैं, आगे क्या है। तो चलिए आगे यहाँ पर अ के अतिरिक्त मात्राएं क्या क्या होती हैं स्वरों की, तो यहाँ पर आप जानेंगे। अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। इनका प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, मूल रूप से और यहाँ पर देखिए 2 रूप से यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से जैसे अमरूद, आम, इमली, ओखली आदि, इस प्रकार से हम यहाँ पर स्वरों की मात्राओं का प्रयोग कर रहे हैं। और व्यंजनों की मात्रा के रूप में तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए व्यंजन जब आप लिखते हैं, व्यंजन जैसे आपका यहाँ पर क है, व्यंजन को आप कभी भी स्वतंत्र रूप में ऐसा नहीं लिखते हैं। स्वतंत्र रूप में ये क बिना स्वर के जो व्यंजन है ना, वो स्वरों के मेल से बना है। क ख ये सब जो है, इन सब में अ का उच्चारण आ रहा है। जो भी व्यंजन आप बोलते हैं उन सभी में किसका? स्वर का, अ स्वर का उच्चारण आ रहा है। जो ये व्यंजन होते हैं स्वतंत्र रूप में ऐसे लिखे जाते हैं, और जब इस व्यंजन के साथ अ जुड़ा होता है, अ स्वर जुड़ा होता है, तो ये नीचे से हल है जिसको हलंत कहा जाता है। ये यदि स्वर के साथ नहीं है तो ऐसा लिखा जाएगा, और यदि उसके साथ स्वर है तो वो आपका क इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी कि ये जो क है या ख है जिसको आप पढ़ते हैं व्यंजन के रूप में, वो स्वर के मेल से बना होता है। अब वो स्वर सभी व्यंजनों में अ स्वर की ध्वनि आती है। यदि उसमें अ स्वर ना हो तो आप उनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो व्यंजनों में, सभी व्यंजनों में अ स्वर जुड़ा होता है। व्यंजन आपका जब आप क ख ग इस प्रकार से लिखते हैं ना, क ख ग घ और अंग, इनको लिखते हैं, इन सभी में अ स्वर जुड़ा है। क अ, तो कहीं ना कहीं आपकी जो श्वास मात्रा है आपके अंदर जो है, कहीं ना कहीं रुक करके आपकी जो उच्चारण है, जो आपकी ध्वनि है, वो तब जाके बाहर आ रही है वायु। तो क आप बोलेंगे, अ के पीछे से ख, तो अ का उच्चारण आ रहा है, सभी में अ जुड़ा होता है। और जब ये स्वतंत्र रूप में आप इनको ऐसे लिखेंगे, स्वतंत्र रूप में आपके जो व्यंजन है वो ऐसे हलंत के साथ होते हैं। इनके नीचे से यहाँ पर लगा होगा, इसको आप ठीक कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर लगा होगा। चलिए मैं यहाँ पर इसको लगा करके दिखा दूं। को इस प्रकार से होगा आपका क्या? व्यंजन। ठीक है ना, तो ये हल लगा होता है यदि उसमें अ का उच्चारण ना हो। तो यहाँ पर अ का उच्चारण है तो इसलिए हमने उसको क लिखा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? व्यंजनों की मात्राओं के रूप में, तो क को आप ऐसे लिखते हैं, क धन आ। ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ पर? का हो जाएगा, च धन ए। तो यहाँ पर मात्राएं जुड़ी हुई है, तो कौन कौन सी मात्राएं हैं इनको तो आप पढ़ चुके हैं इससे पहले की क्लास में। तो यहाँ पर क्या कहा है? व्यंजन में जब तक स्वर नहीं मिला होता है तब उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है, जैसे क, ख, ग।
तो जब तक व्यंजनों में आप स्वर नहीं जोड़ेंगे तब तक उसके नीचे हलंत लगा होता है। यदि आपने स्वर जोड़ा, कोई भी स्वर, तो वो हलंत आपका हट जाएगा। ठीक है ना। तो हलंत के साथ ही इसको क्या किया जाता है, स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह जो है मात्राएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? स्वरों की, इसको लिख लीजिए आप। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाती हैं? मात्राएं कहलाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अ की जो मात्रा है, कोई भी मात्रा अ की नहीं होती है, लेकिन हर व्यंजन में अ का उच्चारण आता है, अ के साथ वो जोड़ा जाता है। तो व्यंजन, मैंने जैसे कि कहा कि व्यंजन हमेशा हलंत के साथ होता है, तो अ स्वर जब उसमें जुड़ा होता है तो वो हलंत हट जाता है। तो यहाँ पर देखिए, क, तो कमल, 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 कलम, रमन, नमन, इस प्रकार से उदाहरण लिखे हुए हैं। आ की मात्रा आप जानते हैं, डंडा इस प्रकार से लिखा होता है, तो ये आ की मात्रा है। ठीक है। इ की मात्रा ये है ग, इस प्रकार से छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। बड़ी ई की मात्रा, ये मात्राएं आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए, सभी स्वरों की मात्राएं आप लिखेंगे। तो ये सभी आपके स्वरों की मात्राएं हैं, तो इनको आप लिख लेंगे। अब स्वर की मात्राएं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं क, जैसे का लिखा है, तो इसका आप विच्छेदित करेंगे तो कैसे लिखेंगे? क को तो आप हलंत के साथ लिखेंगे और इसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई, तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आई की मात्रा लगी है, तो पैसा, इसको जब आप विच्छेदित करेंगे पैसा को, ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे? प तो हलंत के साथ आएगा, धन आई की मात्रा, आई की लगी है यहाँ, आई की मात्रा आप यहाँ पर लगा देंगे, धन आई, और धन सौ, सौ भी हलंत के साथ होगा, और धन आ, तो इनका ये क्या हो गया है? वर्ण विच्छेद हो गया इस प्रकार से। ठीक है। तो ऐसे आप लिखेंगे। आगे देखिए, अंग जो है, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नासिका से बाहर आती है। अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो वायु कहाँ से, करते समय वायु नासिका से बाहर आती है, और इसका चिन्ह बिंदु जो है, इस प्रकार से आप एक बिंदी लगाते हैं। ठीक है ना। यह व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। ऊपर जब लाइन खींचते हैं, वहां ऊपर आप इसकी मात्रा लगाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, कंधा, ऊपर देखिए लाइनिंग के ऊपर, इसके बाद बंदर, ब में अंग की मात्रा, बन, बंदर, ऐसे ही मंदिर आदि, ये क्या है? ये सभी जो है अनुस्वार हैं। ठीक है। तो जिसके उच्चारण करते समय वायु नासिका से, यानी आपके नाक से बाहर आती है, तो जब भी आप इनका क्या कर रहे, उच्चारण कर रहे हैं, कंधा, तो आप महसूस कीजिए इन शब्दों को बोल के आपकी वायु कहाँ से बाहर निकल रही है, तो आप जानेंगे कि आपके नाक से ही वायु बाहर निकल रही है। अब देखिए, इस प्रकार से अ के ऊपर ये चंद्रमा लगी हुई है, तो इसको कहा जाता है अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु नासिका और मुख दोनों से बाहर आती है, और इसका चिन्ह जो है चंद्र बिंदु है। तो ध्यान देंगे, ये आपका अनुनासिक है, जिसमें आप चंद्र बिंदु लेते हैं। यह व्यंजन वर्णों के ऊपर लगता है, जैसे सांप, दांत। तो यहाँ वायु आपके मुख से और नाक से, दोनों से बाहर निकल रही है। सांप, तो आपके मुख और वायु दोनों से आपकी वायु क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। आंख आदि, ये आप सबकी क्या है? आपके अनुनासिक हैं। इसके बाद अह जो है, इसको विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है। और ये अंग और अह आपके, ठीक है, ये कहाँ आते हैं? ये आपके व्यंजनों वर्णों में आते हैं। तो इसके बाद अह क्या है? इसको विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण आधे ह की तरह किया जाता है, आधा ह कहते हैं। जब भी आप हलंत के साथ लिखते हैं ना, तो आधे ह की तरह, जब आप किसी भी शब्द के पीछे विसर्ग क्या लगाते हैं? विसर्ग लगाते हैं, तो उसका उच्चारण क्या करते हैं? जैसे आप प्रातः लिख रहे हैं, तो प्रातः, ह का उच्चारण आ रहा है, और वो पूरा ह नहीं, प्रातः। ठीक है। तो पे ही आधा ह लगा दिया है, पूरा उच्चारण नहीं आ रहा है। ठीक है ना।
तो इसका चिन्ह जो है इस प्रकार से होता है, दो बिंदी लगाई जाती है। यह व्यंजन के बाद या शब्द के बीच में लगता है, या तो वो शब्द के बीच में, जैसे यहाँ दुख में दुख, ठीक है ना, दुख में जो है बीच में लगा है अतः, तो ये या तो बीच में लगेगा नमः, तो ह का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। तो उसको उच्चारित करना भी आपको आना चाहिए, तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। विसर्ग के बाद यहाँ पर एक और आगत ध्वनि है, ठीक है। आगत ध्वनि में देखिए क्या है, आपने डॉक्टर लिखा होगा तो वहां ऊपर आप सिर्फ एक चंद्रमा लगाते हैं, बिंदी नहीं लगाई जाती है। तो आ जो है देखिए इसे क्या कहते हैं, आगत ध्वनि कहते हैं। इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है और इसका उच्चारण आ तथा ओ के बीच का होता है, यानी कि ना तो आप इसको पूरा से आ बोलेंगे ना तो इसको ओ बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप डॉक्टर कह रहे हैं तो आ का उच्चारण आ रहा है, बाल आदि, ये किस प्रकार के, देखिए यहाँ अंग्रेजी शब्दों में इसका प्रयोग होता है। वहां पर आप चंद्रमा नहीं लगाएंगे, चंद्रमा बिंदी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जो भी अंग्रेजी के शब्द हैं जिनको हम हिंदी में लिख रहे हैं तो उनमें इस प्रकार के आगत ध्वनि का क्या आता है, उच्चारण होता है। तो इसको भी आप जल्दी से लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर और क्या है, ओ तथा बड़ी ऊ की मात्रा रॉ के पेट में लगती है, ये तो आपको पता है, ठीक है ना, कि ओ और बड़ी ऊ की मात्रा रॉ को आप कभी भी ऐसा नहीं लिखते हैं, रॉ में आप नीचे से नहीं लगाते हैं, बड़ी ऊ या छोटी ऊ की मात्रा उसके पेट पर लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर दो शब्द दिए हैं रुपया, तो ये छोटी ऊ की मात्रा लगी है रॉ पर, ठीक है। तो रुपया छोटी ऊ की मात्रा में आप सिंपल सा लगा देंगे, लेकिन जब बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो उसको थोड़ा सा आप घुमाएंगे। जैसे आपने रुमाल में देखिए ये जो है बड़ी ऊ की मात्रा है, तो ये भी आपको पहचान में आना चाहिए कि छोटी ऊ और बड़ी ऊ में रॉ में कहाँ कहाँ किस प्रकार से लगती है। तो ये था स्वरों के बारे में जानकारी जो आपने पढ़ ली है। तो कितने आपके स्वर होते हैं इसको जल्दी से हम एक बार रिवाइज करते हैं। स्वर आपके कितने होते हैं, आपके 11 स्वर हैं और यहाँ पर उनकी मात्राओं के बारे में भी हमने पढ़ा है। स्वरों के लिए जो निर्धारित चिन्ह हैं उनको मात्राएं कहा जाता है। तो स्वरों व्यंजनों के साथ आप जब स्वरों को क्या करते हैं, मेल करते हैं, तो उनको आप पूरा स्वर वहां पर नहीं लिखते हैं बल्कि मात्राओं के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर जो आपका क्या लिखा है, गिलास लिखा है, तो गौ के साथ छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो छोटी ई ना लग करके छोटी ई का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि उसकी मात्रा हम यहाँ पर लगाएंगे। तो चिन्हों को मात्राओं के रूप में लिखा जाता है, किसको, चिन्हों को मात्राओं के रूप में। चील में देखिए चौ में बड़ी ई की मात्रा है, तो हम यहाँ पर बड़ी ई नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसकी चिन्ह लगाएंगे, उसकी मात्रा लगाएंगे। लेकिन जब इसको आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे चील का, यदि आप यहाँ पर चील का वर्ण विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, चौ स्वतंत्र रूप में ऐसा होगा, धन बड़ी ई की मात्रा, अब यहाँ बड़ी ई लिखेंगे आप कि बड़ी ई इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद लौ स्वतंत्र रूप में ऐसा होता है और अ का ध्वनि इसके साथ हमेशा होती है। तो इस प्रकार से करेंगे। ऐसे यहाँ पर पुल लिखा है तो प में छोटी ऊ की मात्रा लगी है तो उसका चिन्ह लगेगा, ना कि पूरा ऊ उसके साथ ना लग करके चिन्ह हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये सब आपको समझ में आ गया। देखिए ये कृषि, ये आपकी री की मात्रा है, इसकी री की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है, री की मात्रा ऐसे, ठीक है। क पे लगाएंगे तो इस प्रकार से लगेगी क पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये मात्राएं हैं। अभी हमने यहाँ पर अंग के बारे में पढ़ा कि अंग आपका अनुस्वार है, ठीक है। इसको उच्चारण करने में वायु नासिका से बाहर निकलती है, इतना आपके लिए जरूरी है कि आप इसको जाने। इसको क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। अह अनुनासिक है, अंग देखिए ऊपर चंद्रमा लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, अनुनासिक। और पीछे से जब अह की बात करते हैं तो इसको विसर्ग कहा जाता है और इसका उच्चारण आधे ह की तरह आता है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर कह रहे प्रातः, तो के बाद हमने ह का उच्चारण भी किया, नमः तो ह का उच्चारण, दुख अतः, तो ये सब क्या है, ये यहाँ पर आपके विसर्ग है। आ जो है एक आगत ध्वनि है, इसका उच्चारण क्या करते हैं आप, आ और ओ के बीच में होता है।
और इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में होता है, जैसे डॉक्टर और बाल यहाँ पर दो शब्द हैं। ऊ की मात्रा रॉ में उसके पेट पर लगाई जाती है, छोटी ऊ की मात्रा में आप सिंपल उसके पेट को इस प्रकार से लगाएंगे जैसे रुपया में लगा है, और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए थोड़ा सा आप इसको घुमा देंगे। ठीक है, तो ये थे आपके स्वर। अब यहाँ पर व्यंजन की बात की गई है। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अब स्वर वर्णों की सहायता का मतलब क्या है, जो मैं आपको बार बार ऊपर बता रही थी कि व्यंजन कभी भी स्वतंत्र रूप में आप व्यंजन को ऐसा नहीं लिखते हैं, स्वतंत्र रूप में व्यंजन ऐसा होता है। यहाँ पर क्या कहा है? स्वर वर्णों की सहायता से होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपको यहाँ पर वर्ण दिए हैं ना, क ख ग घ अंग, ये जो है स्वर से मिलकर बना है। ये सभी व्यंजन में अ का स्वर उच्चारित हो रहा है, नहीं तो आप इनको उच्चारित भी नहीं कर पाएंगे। यदि आप क को, इस क को बोलेंगे ना, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो आप इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। क में या तो आप अ का उच्चारण कर देंगे, या तो आ का करेंगे, या छोटी ई, कुछ ना कुछ आप इसमें स्वर को प्रयोग करेंगे, स्वर को मिलाएंगे, तभी जाके इसका उच्चारण आप कर पाएंगे, नहीं तो इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इतना हम आज के लिए हमने स्वर के बारे में पढ़ा, और आगे व्यंजनों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों के कितने भेद हैं और क्या क्या है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।